2020-21 सत्र में जीव विज्ञान विषय में कुछ लेसन को हटाया गया है, कुछ टॉपिक को हटाया गया है। तो यूनिट सेकंड के अंतर्गत, जिसका नाम है आनुवांशिकी और विकास, इसके अंतर्गत केवल एक लेसन बचा है, एवोल्यूशन अर्थात विकास, जिसे हम जैव विकास के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सुना होगा। लोगों के अलग अलग मत हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.7 अरब वर्ष है और इसकी उत्पत्ति ईलेम नामक एक आदि पदार्थ, जो कि काफ़ी तप्त यानी गर्म और विशाल सघन गैसीय बादल के रूप में था, उस आदि पदार्थ ईलेम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई परिकल्पनाएं हैं, जिनमें से बिग बैंग परिकल्पना काफ़ी प्रसिद्ध है। एबी लेमैत्रे, गैमो तथा डिक ने इस परिकल्पना का समर्थन किया। उनके अनुसार ईलेम नामक बादल कणों और प्रतिकणों के बीच टक्कर से भयंकर विस्फोट हुए इस बादल में, जिससे हाइड्रोजन परमाणु बने, जो कि वर्तमान ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ था। इसके बाद बादल पृथक होकर फैलते गए और उससे अनेक गैसीय पिंड बन गए। प्रत्येक पिंड से आकाशगंगा, सितारे और नक्षत्र बने। इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कांट तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर परिवार की उत्पत्ति हमारी आकाशगंगा के एक बहुत अधिक गर्म, चपटे गैसीय पिंड से आज से लगभग 4.6 से 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। लेकिन बाद में विभिन्न खगोल विज्ञानियों ने कांट लाप्लास की इस परिकल्पना को गलत बताया। हमारी पृथ्वी का उद्गम लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। उस समय पृथ्वी का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था और यह एक गैसीय पिंड के रूप में, एक तप्त गैसीय पिंड के रूप में उस समय बनी थी। अब समझेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में भी कई परिकल्पनाएं हैं, जिनमें से कुछ एंशियंट थ्योरीज अर्थात प्राचीन परिकल्पनाएं हैं और कुछ आधुनिक परिकल्पनाएं हैं। तो सबसे पहले प्राचीन परिकल्पनाओं को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहली परिकल्पना आती है स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। यह जीवन की उत्पत्ति का सबसे पुराना मत है। आज से 300 साल पहले तक लोगों का स्वतः जननवाद के समर्थन में काफ़ी विश्वास था। लोग उस समय स्वतः जननवाद का इसलिए समर्थन करते थे क्योंकि उस समय और दूसरी परिकल्पनाएं नहीं आ पाई थीं। इस मत में बताया गया कि सजीवों की उत्पत्ति स्वतः ही अर्थात अपने आप निर्जीवों से हो जाती है, निर्जीव पदार्थों से हो जाती है। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक जैसे कि एम्पीडोक्लीज, एनेक्सीमेंडर, प्लेटो, अरस्तु आदि ने बताया कि तालाब के कीचड़ से मछलियाँ, मेढक, सांप तथा सिर की गंदगी से जुएं, गोबर, विष्टा आदि से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। और इसके समर्थन में वॉन हेलमोंट ने 1642 में एक प्रयोग भी कर दिया। इन्होंने अंधेरे कमरे में एक गेहूं को बांधकर, एक शर्ट में, पसीने से भीगी हुई शर्ट में गेहूं को बांधा और 21 दिन के लिए अंधेरे स्थान पर रख दिया। तो उस शर्ट के अंदर 21 दिन बाद चूहे उत्पन्न हो गए, ऐसा इन्होंने दावा किया। यहाँ पर हर चीज़ निर्जीव है, जो शर्ट है, गेहूं का चोकर है, पसीना है, लेकिन उससे चूहे उत्पन्न हो गए। ये दावा लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। लोग इस पर विश्वास भी करने लगे। लेकिन बाद में कई लोगों ने इस तरह का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिले और बाद में इस स्वतः जननवाद की मान्यता समाप्त हो गई। अब समझेंगे जीवात जीवोत्पत्तिवाद अर्थात जीवों से जीवों की उत्पत्ति। इसके समर्थन में एक प्रयोग भी है। फ्रांसिस्को रेडी ने यह प्रयोग किया था। 1668 में इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेडी ने मरे हुए सांप और मछलियों के शरीर के टुकड़ों को पहले तो उबाला और उबालने के बाद 3 जारों में समान मात्रा में रख दिया। पहले जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे को पतले कपड़े से बांधा और तीसरे को पार्चमेंट पेपर, एक विशेष प्रकार का कागज़ है, उससे बांध दिया। जब कुछ दिनों के बाद अध्ययन किया तो खुले हुए जार में मक्खियाँ और विभिन्न प्रकार के कीट और उनके अंडे तथा लार्वा उस मांस के टुकड़े पर मौजूद थे कंटेनर के अंदर। दूसरे जार में कपड़े के बाहर यानी जार के बाहर मक्खियाँ उड़ रही थीं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन तीसरे जार में न तो अंदर कुछ था और ना ही बाहर कुछ था। इस प्रयोग से सिद्ध हो गया
कि अपने आप जीवधारी नहीं बनते हैं। अगर स्वतः जनन की बात की जाए तो उसके अनुसार तो यही कहा गया होता कि मांस के टुकड़ों से या मरे हुए सर्प के टुकड़े से, मांस के टुकड़े से मक्खियाँ बनती हैं। जब पहले जार में मक्खियाँ बन सकती हैं, दूसरे में क्यों नहीं बनी, और तीसरे में न तो अंदर कुछ था न बाहर कुछ था। इसका मतलब है अपने आप कोई भी जीवधारी नहीं बनता है, जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। इसी का समर्थन करते हुए लेज़ैरो स्प्लेंजनी नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1767 में अपना एक प्रयोग किया। इन्होंने सड़ी हुई सब्जियों और मांस को उबालकर जीवाणु रहित एक शोरबा तैयार किया। एक पीने योग्य पेय पदार्थ है शोरबा, इसे तैयार किया और इन्होंने बोतलों में पैक करके रख दिया। जिन बोतलों के ढक्कन ढीले रह गए थे तो उनमें उनका शोरबा ख़राब हो गया और उनमें जीवाणु उत्पन्न हो गए थे। लेकिन जिन बोतलों में सीलबंद बोतलें थीं जो, उनका शोरबा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और ना ही उनमें जीवाणु उत्पन्न हुए। तो कहा जा सकता है कि जिन बोतलों के ढक्कन ढीले रह गए थे वहाँ से वायु अंदर जा रही थी और उसी वायु के साथ जीवाणु भी अंदर चले गए, और वहाँ पहुँचते ही जीवाणु जनन करके अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ाने लगे और शोरबा को ख़राब कर दिया। मतलब अपने आप जीवाणु उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो पहले से उपस्थित जीवाणुओं से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी क्रम में एक और प्रयोग मिलता है लुई पास्चर का प्रयोग, जो काफ़ी फेमस रहा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने फ्लास्कों में ईस्ट और शक्कर के घोल को उबाला। इसलिए उबाला ताकि उसमें कोई जीवधारी ना रहे, कोई जीवाणु ना रहे। इनमें से एक फ्लास्क की गर्दन को इन्होंने गर्म करके एस आकार में मोड़ दिया। कई बार पूछा गया कि हंस ग्रीवा फ्लास्क क्या है, तो जान लो आप कि जिस फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके एस आकार में मोड़ा गया था, उसी फ्लास्क को हंस ग्रीवा फ्लास्क भी कहते हैं। यह लुई पास्चर से संबंधित है। जब इन्होंने घोल को ठंडा होने के लिए रख दिया तो जिस फ्लास्क की गर्दन सीधी थी उसमें घोल तक जीवाणु पहुंच गए, लेकिन जिस फ्लास्क की गर्दन एस आकार में मुड़ी हुई थी अर्थात हंस ग्रीवा फ्लास्क के अंदर जीवाणु उत्पन्न नहीं हुए। बाद में पास्चर ने स्पष्ट किया कि एस आकार में मुड़ी हुई गर्दन से जब वायु अंदर जाती थी तो जो नली थी उसके मोड़ पर ही वायु के साथ आने वाली अशुद्धियाँ जैसे जीवाणु आदि वहीं रुक जाती थीं और वायु शुद्ध होकर अंदर जाती थी, उसके साथ कोई भी अशुद्धि अंदर नहीं पहुंचती थी। यही कारण रहा कि सीधी गर्दन वाली फ्लास्क के घोल में जीवाणु उत्पन्न हो गए, लेकिन हंसग्रीवा फ्लास्क में जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाए थे। यह प्रयोग भी स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध करता है, अर्थात अपने आप जीवधारी उत्पन्न नहीं होते हैं। अब समझते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो उसके बाद लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति का विकास तेजी से हुआ। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करने लगे। अंग्रेजों का एक धर्म ग्रंथ है जिसे बाइबल कहते हैं, उसके अनुसार ईश्वर द्वारा 6 प्राकृतिक दिनों में पूरी सृष्टि बनाई गई। पहले दिन पृथ्वी और स्वर्ग बने, दूसरे दिन आकाश और जल का निर्माण हुआ, तीसरे दिन जमीन अर्थात धरती बनी, वनस्पति यानी पेड़ पौधे बने, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा तारे बने, पाँचवें दिन मछलियाँ और पक्षी बने, और छठवें दिन यानी अंतिम दिन मनुष्य और अन्य प्रकार के स्थलीय जंतुओं का निर्माण किया गया। छठवें दिन ही उस ईश्वर ने, जिसे परमेश्वर भी कहते हैं ईसाइयों के अनुसार, तो उस परमेश्वर ने प्रथम पुरुष एडम और प्रथम स्त्री एवा की निर्माण किया इनका, और इन दोनों से ही बाद में पूरे संसार का निर्माण हो गया। इतने सारे जो इस समय मनुष्य मौजूद हैं वो सब उस प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की वजह से मौजूद हैं, ऐसा बाइबल के अनुसार है। अगर इसी जगह बात की जाए हिंदू धर्म ग्रंथों की, तो पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, और कई चित्रों में देखा भी होगा कि ब्रह्मा जी के विभिन्न भागों से, शरीर के कई भागों से विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण दिखाया गया है। अब समझते हैं ब्रह्मांडवाद, कॉस्मोजोइक थ्योरी। एर्हीनियस, हेमहोज, प्रेयर, रिस्टर आदि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडवाद का समर्थन किया। रिस्टर ने बताया कि ब्रह्मांडवाद के अंतर्गत ब्रह्मांड के किसी अज्ञात नक्षत्र से सरल जीवों के बीजाणु पृथ्वी पर गिरे और उनसे पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवधारियों का निर्माण हो गया। बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडवाद को अस्वीकार कर दिया और बताया कि इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अब समझेंगे प्रलयवाद अर्थात कैटेस्ट्रॉफिज्म। क्यूवियर प्रलयवाद से संबंधित सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय आता है,
जिसके कारण समुद्र और विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक रचनाएं हैं वो सब समुद्र के जल में, पर्वत हैं या अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, वो सब समुद्र में समा जाते हैं। चारों ओर समुद्र का जल ही जल दिखाई देता है, सभी जीवधारी नष्ट हो जाते हैं। जब प्रलय शांत होता है तो उसके बाद अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से अकस्मात ही जीव पदार्थ बनता है। हेकल ने इसी मत को यंत्रवाद नाम दे दिया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध भी किया। अब समझेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक परिकल्पना अर्थात मॉडर्न थ्योरी। प्रकृतिवाद, जिसे नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, यह आधुनिक परिकल्पना की सबसे आधुनिक मत है या सबसे आधुनिक थ्योरी है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति को रासायनिक उद्विकास से जोड़कर देखा गया है। इसे रूस के वैज्ञानिक ए.आई. ऑपेरिन ने 1924 में पदार्थवाद अर्थात मैटेरियलिस्टिक थ्योरी, इसी को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो इस नाम से इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो कई बार पूछा गया है ए.आई. ऑपेरिन की परिकल्पना का क्या नाम है, भौतिकवाद या पदार्थवाद, आपको याद रखना है। और इनकी पुस्तक का भी नाम कई बार पूछा गया, तो इनकी पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। ये प्रकाशित हुई थी 1936 में, जिसमें इन्होंने अपनी इस परिकल्पना को प्रकाशित कराया था। इस परिकल्पना को 8 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में बताया गया, प्रथम चरण में बताया गया कि पृथ्वी जिसका जीवन काल या जिसकी आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी गई है, वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है। और जब ये बनी थी तो उस समय 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, गैसीय पिंड के रूप में ये थी, बहुत ही तप्त थी। उस समय पृथ्वी पर केवल कुछ तत्वों के परमाणु रूप मौजूद थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस, इन सभी के केवल परमाणु रूप मौजूद थे। दूसरे चरण के अंतर्गत बताया कि कई परमाणुओं के मिलने से सरल अणुओं का निर्माण हुआ, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O अर्थात जल बन गया। तीसरे चरण में कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई, और हम जानते हैं कि ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन्हीं के सम्मिलित होने से जीव द्रव्य बनता है, अर्थात कार्बनिक पदार्थ ही जीव द्रव्य के प्रमुख घटक होते हैं। तो इसके लिए स्टैनली मिलर, जो एक वैज्ञानिक हैं, स्टैनली मिलर अमेरिकी वैज्ञानिक, इन्होंने अपना एक प्रयोग भी किया था। ये प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इस चित्र के माध्यम से हम इस प्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनली मिलर ने ए.आई. ऑपेरिन की जो परिकल्पना थी, आधुनिक परिकल्पना, उसको सिद्ध करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए ये प्रयोग किया था। इन्होंने अपने गुरु हैरोल्ड यूरे के साथ मिलकर ये प्रयोग किया। तो प्रयोगशाला में इन्होंने एक संयंत्र बनाया, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें 2 फ्लास्क लगे हुए थे, एक बड़ा फ्लास्क और एक छोटा फ्लास्क। छोटे फ्लास्क में इन्होंने पानी को भरा और उसे गर्म किया, जबकि बड़े वाले फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि गैसों को भरा। इनका अनुपात 2:1:2 है। ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि जिन गैसों को लिया था उनका अनुपात क्या था। तो मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का अनुपात था 2:1:2। अब इन्होंने जब पानी को गर्म किया तो जलवाष्प बनी, और वो जलवाष्प ऊपर उठते हुए बड़े वाले फ्लास्क में पहुंच गई। उसी फ्लास्क में 2 छड़ें लगा दी, एक एनोड की और एक कैथोड की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करी, जिसके कारण बड़े वाले फ्लास्क में चिंगारियाँ उत्पन्न हुई। और ऐसा इन्होंने 1 सप्ताह तक किया। 1 सप्ताह बाद इन्हें उस संयंत्र में नीचे लगी यू आकार की नलिका में एक लाल रंग का तरल दिखाई दिया था। अब बड़े वाले फ्लास्क में जब इन्होंने विद्युत चिंगारियाँ उत्पन्न कराई तो फ्लास्क गर्म हुआ, अर्थात उसके फटने का भी डर था। तो उसी फ्लास्क के ठीक नीचे एक कंडेंसर लगा दिया, जैसा कि चित्र में दिख रहा होगा। ये कंडेंसर फ्लास्क को ठंडा रखता था। जब इन्होंने 1 सप्ताह तक ये प्रयोग किया चिंगारियाँ उत्पन्न कराने का, तो अंत में इन्हें यू आकार की नलिका में एक तरल पदार्थ दिखा लाल रंग का। और इस लाल रंग के तरल पदार्थ को जब इन्होंने निकाला, उसका स्टडी किया, तो उसमें क्या क्या पाया। इन्हें उस पदार्थ में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, सरल शर्कराएँ, नाइट्रोजनी समाक्षार आदि मिले। और ये सभी चीज़ें किसी कोशिका के जीव द्रव्य में पाई जाती हैं। अतः यहाँ पर सिद्ध हो गया कि आदि वायुमंडल तथा आदि सागर में जो भी पदार्थ सरल रूप में मौजूद थे, उनकी क्रियाओं के फलस्वरूप ही, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ही जीव पदार्थ की उत्पत्ति हो सकी। स्टैनली मिलर के इस उपकरण को चिंगारी विमुक्ति उपकरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पूछा गया है 1 नंबर में, तो इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। चौथे चरण में कोलाइट्स तथा क्वासर वेट्स बने।
क्वासरवेट्स वास्तव में विरोधी विद्युतावेश वाली प्रोटीन की बनी हुई चिपचिपी बूंदें थीं जो आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती थीं और कोलाइडी तंत्र बनाती थीं। इसे ही ओपेरन ने क्वासरवेट नाम दिया था। क्वासरवेट्स को प्रथम जीवों की पूर्वगामी रचनाएं माना गया, यानी ठीक पहले की रचनाएं माना गया, पूर्वजीवी रचनाएं कह सकते हैं इन्हें हम। पाँचवें चरण में प्रारंभिक जीवों के रूप में विषाणुओं की उत्पत्ति हुई जिनमें स्वाद्विगुणन की क्षमता थी। छठवें चरण में प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक सेल्स की उत्पत्ति हुई, यानी पूर्व केंद्रकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। ये जीव आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। इनकी तुलना हम वर्तमान समय के जीवाणुओं से कर सकते हैं। सातवें चरण में ऑटोट्रॉपिज्म अर्थात स्वपोषण की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इससे पहले जितने भी जीवधारी थे वो परपोषी स्वभाव वाले थे। धीरे धीरे उन जीवधारियों की कोशिकाओं में, जो जीवाणु जैसी प्रोकैरियोटिक जीवधारी थे, उनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल जैसे वर्णकों का विकास होने लगा। ये प्रकाश संश्लेषण करने लगे और अपना भोजन स्वयं बनाने लगे। इनमें से ज़्यादातर रसायन संश्लेषी थे। जब इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के अणु का विखंडन होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे उस आदि वायुमंडल में एकत्रित होने लगी और उस आदि वायुमंडल में प्रथम बार ऑक्सीजन के आने की क्रांतिकारी घटना को ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया, ऑक्सीजन क्रांति क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे कि आदि वायुमंडल में, पृथ्वी के आदि वायुमंडल में प्रथम बार ऑक्सीजन के आने की क्रांतिकारी घटना को ऑक्सीजन क्रांति कहा गया और इसी प्रकार से ऑक्सीशोषण करने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। आठवां चरण अर्थात अंतिम चरण है ये। इसमें बताया गया कि यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हो गई। आजकल हम लोग प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ते हैं, तो वो प्रोटिस्टा जगत के जो जीवधारी हैं वही आठवीं चरण की उत्पत्ति के अंतर्गत आते हैं। ये ऑक्सीशोषण करने वाले यूकैरियोटिक जीव आज से लगभग 2.7 अरब वर्ष पूर्व बने और पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैल गए। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई।